हेलो फ्रेंड्स, I'm मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे अपनी यूनिट नंबर 10 की, जिसमें कुछ इन्वायरमेंटल इश्यूज़ की बात है। ठीक है। और इससे पहले आपका टॉपिक करें, एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है, जो कंपलसरी पेपर है, उसकी रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और पेपर 2 अगर किसी का इन्वायरमेंटल साइंस हो, कोड नंबर 89, तो उसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो हम आज टॉपिक की बात करते हैं ग्रीन बिल्डिंग के बारे में। इस सब से आप कुछ तो समझ रहे होंगे कि ग्रीन बिल्डिंग का क्या मतलब है। एक तरह से जो हम बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है ना, जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसमें आपको पता है बहुत से रिसोर्स यूज होते हैं, बहुत से संसाधन यूज होते हैं। तो ग्रीन कंसेप्ट का यहाँ करने का मतलब है कोई भी जो हम रिसोर्स का यूज़ करें वो सस्टेनेबली यूज करें, यानी कि ऐसा यूज करें, रिसोर्स का मैक्सिमाइज यूज करने की कोशिश करें। और इन्वायरमेंट के साथ कहीं ना कहीं आपको पता है कोई भी कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग होती है वो इंटरेक्शन चलता है बनने से लेके लास्ट तक। उससे क्या होता है, उससे बहुत सारा वेस्ट निकलता है, म्यूनसिपल वेस्ट निकलता है, इनडायरेक्ट वेस्ट भी बहुत सारे निकलते हैं। तो सस्टेनेबली यूज करना हर एक रिसोर्स का, ये ग्रीन बिल्डिंग का एक कंसेप्ट है। और इसी के अंदर हम बात करेंगे ग्रीन बिल्डिंग के अंदर, जहाँ से क्वेश्चन यूजीसी नेट पूछता है, गृह रेटिंग के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, गृह रेटिंग। तो उसमें कुछ क्या है, स्टार दिए जाते हैं गृह रेटिंग में। तो यूजीसी ने एक बार ये पूछा, एक नंबर दिया कि अगर गृह रेटिंग में 57 आए हैं, 57 पॉइंट आए हैं, तो आप ये बताइए उनको कितना स्टार दोगे। तो वो स्टार वाला जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है, तो उसके बारे में भी हमें बात करनी है। ठीक है। तो चलो इसके बारे में हम ग्रीन बिल्डिंग के कंसेप्ट को समझते हैं कि ग्रीन बिल्डिंग में क्या क्या होता है। ठीक है। चलो ये सारा हम यूनिट 10 में पढ़ते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे ग्रीन बिल्डिंग के बारे में कुछ बेसिक सी बातें। तो इसमें क्या क्या जो मेन थीम है ग्रीन बिल्डिंग की हमें समझ में आ गई। और क्या होता है इसमें, जो भी हम साइट पे इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत तो पड़ती है, तो हम जैसे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि वो रीन्यूएबल मीन से हम करें, यानी कि हम सोलर पावर प्लांट वगैरह का व्यवस्था करें, जिससे आपको पता है वेस्ट जनरेशन कम से कम रिसोर्स का यूज हो। ठीक है ना। और सस्टेनेबली जैसे आपको पता है वाटर की भी ज़रूरत होती है हर साइट पे। ठीक है ना, वाटर डिमांड तो होती है। तो सस्टेनेबली प्रोसेस से, जैसे कोई रेन वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह का काम करें, तो इससे हमें रिसोर्स का अच्छे से यूज़ हो सकता है। और जो जो साइट है वहीं पे फूड ग्रो करने की कोशिश करें। ठीक है ना। और जितना भी वेस्ट आ रहा है उसको रिसाइकिल और रीयूज़ करने की कोशिश करें। मतलब अल्टीमेट एक ग्रीन बिल्डिंग की बात यही है कि जो रिसोर्स है उसका बहुत अच्छे से यूज़ किया जाए, संसाधनों का बहुत अच्छे से यूज़ किया जाए, जिससे इन्वायरमेंट सेफ रहे। ठीक है ना, सस्टेनेबली सारा विकास हो। ठीक है, ये बात है। और इसमें इंपॉर्टेंट गृह रेटिंग है, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है, जहाँ से क्वेश्चन आता है। तो GRIHA जो गृह जो शब्द है, ये संस्कृत शब्द है। क्या मतलब है इसका? संस्कृत शब्द गृह, गृह से। ठीक है ना। और इसको इंग्लिश में अबोर्ड कहते हैं, निवास स्थान। ठीक है। और इसकी फुल फॉर्म क्या है गृह रेटिंग की? गृह की G फॉर है ग्रीन, R फॉर है रेटिंग, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। हैबिटेट होता है आवास, उसके मूल्यांकन के लिए रेटिंग की जाती है। तो इसकी फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखनी है। मेरी बात समझ रहे हो? चित्त को रिलैक्स करके सुनना है। यहाँ पे हम स्टार की बात करेंगे, वो स्टार याद रखने हैं। ठीक है, जो मैं बता दूंगा वो कहाँ पे आएगा। ठीक है। और क्या बात इसमें, एक तो आपको ये याद रखना है कि ये संस्कृत का वर्ड है। ठीक है ना, कई बार ये पूछ लेते हैं कि ये कौन सी लैंग्वेज का या कौन सी भाषा का शब्द है, तो ये संस्कृत वर्ड है। ठीक है। और आपको एक बात और पता है, जो भी ह्यूमन हैबिटेट्स होती है, जो बिल्डिंग होती है, वो इंटरेक्ट करती है इन्वायरमेंट के साथ। जब से बनना शुरू होती है और जब तक ख़त्म होती है तब तक, क्योंकि वेस्ट तरह तरह के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट निकलते ही रहते हैं। ये बातें इसमें लिखी हुई है, जो बेसिक बातें हैं। ठीक है। और गृह का अटेम्प्ट मैंने बता ही दिया क्यों करते हैं, कि मिनिमाइज करते हैं कि जो भी रिसर्च कंजप्शन होता है, रिसोर्स का कंजप्शन होता है, वाटर वेस्ट का जो जनरेशन होता है, यानी कि वो रिसोर्स का जो कंजप्शन होता है, वेस्ट जनरेशन होता है, वो मिनिमम से मिनिमम हो। इसीलिए हम रेटिंग देते हैं। जितनी अच्छी रेटिंग होगी, मीन्स जितने अच्छे स्टार दिए जाएंगे, मीन्स उसमें अच्छी सी चीज़ों का ध्यान दिया गया है। तो यहाँ पे कुछ बेसिक फीचर्स की बात करते हैं, GRIHA की। इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है और स्टार वाली बात आएगी वो याद रखनी है, बेसिक कंसेप्ट भी समझना है। तो जो बेसिक फीचर क्या है, द सिस्टम हैज़ बीन डेवलप्ड। ये जो गृह जो सिस्टम जो डेवलप किया गया है, ये क्यों किया गया है? टू डिज़ाइन एंड
इवेल्युएट न्यू बिल्डिंग, मतलब इस तरह से डिजाइन करें और इस तरह से उनका इवेल्युएट करें नई बिल्डिंग का कि जिसमें रिसोर्स का कंजप्शन, वेस्ट का प्रोडक्शन कम से कम हो, यही सब जगह बात चलेगी। तो अब 3 स्टेज की बात करते हैं। जैसे प्री कंस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन से पहले तो आपको पता है ट्रांसपोर्ट होता है, सामान लाने ले जाने के लिए किस तरह की वहाँ पे धरती है, लैंड है जिस पे हम ये बात कर रहे हैं, जिस पे बना रहे हैं, और फ्लोरा और फोना वहाँ का किस तरह का है, तो वो सारी चीज़ें ध्यान करना, ये होता है प्री कंस्ट्रक्शन पे टाइम, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन से पहले ये सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है ना। और बिल्डिंग की प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन स्टेज में हम ये देखते हैं जितना भी रिसोर्स हो रहा है, जितना भी रिसोर्स का यूज हो रहा है वो बहुत अच्छे से कंजर्वेटिव टाइप से हो, और उनका जो डिमांड है वो थोड़ा कम से कम रहे, ठीक है ना। वहीं पे हम जनरेट करने की कोशिश करें, ठीक है ना। ये तो बेसिक सी बातें हैं, बहुत बेसिक बातें हैं, इन पे ज़्यादा दिमाग ख़राब नहीं करना है। और ऑपरेशन और मेंटेनेंस के टाइम भी हमें ये ध्यान रखना होता है, जब हम ऑपरेट करते हैं और मेंटेनेंस करते हैं तब भी आपको पता है तरह तरह के रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ भी हमें सस्टेनेबली यूज करना है। बस बात यही है, इसमें अगर बेसिक सी बात निकल के आती है तो यही है कि जो भी रिसोर्स है उनका हमें सस्टेनेबली यूज करना है, धारणीय एक तरह से सतत विकास या फिर सस्टेनेबली यूज करना है। ऐसे यूज करना है कि फ्यूचर को कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, इन्वायरमेंट में कम से कम क्या हो, पोल्यूशन हो, ठीक है ना। हम इसको बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट कर रहे हैं, वो ना करें, ये सारा कंसेप्ट है इसमें, ठीक है ना। बेसिक सी बात तो यही है, और इन शब्दों में ढाला हुआ है अलग अलग। जहाँ पे क्वेश्चन की बात होगी वहाँ हम बात करते हैं। जैसे हम गृह की बात कर रहे थे, इसकी संस्कृत शब्द है, इसमें हमने कुछ सेक्शन डिवाइड किया हुआ है, मतलब गवर्नमेंट ने इसके कुछ सेक्शन डिसाइड किए हुए हैं, और उन सेक्शन में कुछ क्राइटेरिया रखे हुए हैं कि किन और उन कौन से क्राइटेरिया को कितने मैक्सिमम पॉइंट दिए जाएंगे। यानी कि मान लो कि जैसे अगर हम पहले सेक्शन की बात करते हैं तो पहला सेक्शन है सस्टेनेबल साइट प्लानिंग, जो भी अपनी जो साइट है उसको सस्टेनेबली प्लानिंग करें, अच्छे से प्लानिंग करें। और इस सेक्शन के अंदर 3 क्राइटेरिया रखे गए हैं। कितने क्राइटेरिया रखे गए हैं? 3 क्राइटेरिया। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, लो इम्पैक्ट डिजाइन हो, डिजाइन टू मिटिगेट यूएचआईई, ठीक है, ये है। अब इनको मैक्सिमम पॉइंट दिया गया है। अगर कोई ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का पूर्ण रूप से ध्यान रखेगा तो उसको 5 पॉइंट दिया जाएगा मैक्सिमम, ठीक है ना। और लो इम्पैक्ट डिजाइन का ध्यान रखेगा तो मैक्सिमम 5 पॉइंट दिया जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो, ये मैक्सिमम पॉइंट है। इसी तरह सेक्शन में डिवाइड किया गया है और इसी तरह क्राइटेरिया में डिवाइड किया गया है। लगभग 10 से 11 सेक्शन है इसमें, ठीक है ना। जैसे कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, ठीक है, एनर्जी एफिशिएंसी, ऐसे करके 10 से 11 आपको क्या मिलेंगे, सेक्शन मिलेंगे। ऑक्यूपेंट कंफर्ट, ठीक है, वाटर मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सस्टेनेबल बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है। और आगे बात करते हैं जैसे लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज, परफॉर्मेंस मीटरिंग एंड मॉनिटरिंग और इनोवेशन, ये सारे के सारे सेक्शन रखे गए हैं। और इन सेक्शन में 30 से 31 क्या रखे गए हुए हैं, इसमें सारे के सारे क्या रखे गए हुए हैं, इसमें क्राइटेरिया रखे गए हैं। क्या रखे गए हैं? क्राइटेरिया रखे गए हैं, ठीक है ना। जैसे देखो पहले सेक्शन में जैसे 3 क्राइटेरिया है, दूसरे सेक्शन में भी 3 क्राइटेरिया है। एयर एंड सॉइल पोल्यूशन कंट्रोल को 1 नंबर दिया है, टॉप सॉइल प्रिजर्वेशन कोई करेगा तो टॉप का 1 नंबर मिलेगा, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट प्रैक्टिस करनी है तो 2 पॉइंट मिलेंगे। तो ऐसे ही इसको पॉइंट दिया गया है। तो ये ग्रांड टोटल जो पॉइंट का होता है यहाँ पे इन 30 जो अपने सेक्शन 10 जो सेक्शन दिए गए हैं और 30 जो क्राइटेरिया है, यहाँ तक के 100 नंबर आ जाते हैं। कितने आ जाते हैं? 100 मार्क्स आ जाते हैं टोटल पॉइंट्स कितने आ जाते हैं? 100 आ जाते हैं। इन अगर 10 सेक्शन में अगर 30 हम क्राइटेरिया की बात करें या 29 क्राइटेरिया तक बात करें, 10 सेक्शन और 29 क्राइटेरिया, 10 सेक्शन की ही बात कर रहा हूँ अभी मैं, कितने? 10 सेक्शन और 29 क्राइटेरिया तक अगर बात करूँ तो यहाँ पे टोटल कितना होता है? 100 होता है। अगर हम 11 इनोवेशन मिला लेते हैं, ठीक है ना, जो 30वां क्राइटेरिया है, और इसमें इनोवेशन को जो मैक्सिमम पॉइंट दिए गए हैं वो 5 दिए गए हैं, इसलिए जो ग्रांड टोटल ऑफ पॉइंट्स हो जाता है वो 105 हो जाता है। मेरी बात समझ रहे हो? अरे बात समझ रहे हो ना। तो अब मैं एक बार फिर बता देता हूँ, सेक्शन 10 से 11 हो गया। अगर इनोवेशन को शामिल करते हैं तो 11 सेक्शन है, ठीक है। और अगर बात करें इस पूरे क्राइटेरिया, अगर इनोवेशन वाले पार्ट को शामिल कर लेते हैं तो 30 क्राइटेरिया है। अगर 10 ही हम सेक्शन रख के चलते हैं तो 29 क्राइटेरिया है 100 पॉइंट तक, और 30 पॉइंट अगर मिला लेते हैं तो इनोवेशन को भी 5 पॉइंट दिया गया तो टोटल 105 हो जाता है, 105 हो जाता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको? चलो वेरी गुड। अब मैं बात कर रहा था कि क्वेश्चन कहाँ से आता है। आप बेसिक चीज़ें समझ रहे हो ना, मन रिलैक्स है, चित्त शांत है, ठीक है। अगर आगे बात करें हम, जैसे ये है,
यहाँ से आपसे यूजीसी ने एक बार क्वेश्चन पूछा कि अगर आपको 57 पॉइंट मिलते हैं तो आप ये बताइए, ऐसा क्वेश्चन था, आपको 57 पॉइंट मिले हैं और आप ये बताइए गृह रेटिंग में उसको कितने स्टार मिलेंगे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो आप बताओ 57 में कितने मिलेंगे। 56 से ऊपर और 70 से अगर नीचा होगा तो 3 स्टार मिलेंगे। तो इसका आंसर जाना था 3 स्टार। मेरी बात समझ रहे हो, क्या जाना था? 3 स्टार। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर वैल्यू 25 से 40 के बीच हो, 25 से 40 तक, ठीक है, वैल्यू हो तो 1 स्टार मिलेगा। यानी कि 25 से लेके 40 तक कोई भी वैल्यू आएगी तो उनको रेटिंग में कितना स्टार मिलेगा? 1 स्टार मिलेगा। अगर 41 से 55 होता है तो उसको 2 स्टार मिलेगा। ठीक है, ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, अपडेटेड वैल्यूज। ठीक है, 56 से 70 तक होगा तो 3 स्टार मिलेगा, 71 से 85 होगा तो 4 स्टार मिलेगा, और 86 से ज़्यादा होगा तो 5 स्टार मिलेगा। यहाँ से क्वेश्चन यूजीसी पूछ चुकी है, दोबारा भी पूछ सकती है, ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को आप याद रखना। और इसका रेफरेंस हमने यहीं से लिया है, ये जो डाटा लिया है इसको ध्यान रखना। ठीक है, अब आगे कुछ बात करते हैं। जैसे एक डिजीज़ है मीनामाटा जिसको बोलते हैं, ये मीनामाटा डिजास्टर है और ये किसकी वजह से होती है? आपको पता है ये मीनामाटा होती है मरकरी की वजह से। किसकी वजह से? मरकरी की वजह से। और ये जो मीनामाटा है ये जापान में है और इसी जगह पे हुआ था, तो इस जगह के नाम से इसको मीनामाटा डिजीज़ बोल दिया। ये 1956 में हुआ और ये किसकी वजह से होता है? मैथाइल मरकरी की वजह से। तो आपको एक तो ईयर याद रखनी है, ठीक है ना, और एक किसकी वजह से हुआ, किसकी रिलीज की वजह से हुआ? मैथाइल मरकरी की वजह से हुआ। ये बहुत बार पूछा जाता है, या ये पूछा जाता है कि मीनामाटा किसकी वजह से होता है? मैथाइल मरकरी की वजह से होता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ईयर और किसकी वजह से होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखोगे, ये बेसिक बातें होती हैं। लव कैनाल डिजास्टर है, तो लव कैनाल डिजास्टर है, इसमें क्या हुआ था? चलो बात करते हैं। बहुत फेमस डिजास्टर रहा है ये। लव कैनाल डिजास्टर में क्या है? वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है किसका? ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन का। तो लव कैनाल डिजास्टर किसका एक पॉल्यूशन है? ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन है, ठीक है ना। इन द यूएस इज द लव कैनाल ट्रेजेडी इन नियाग्रा फॉल्स, न्यूयॉर्क, यहाँ पे हुआ ये। और इसमें क्या हुआ, कुछ थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं, हल्की हल्की बातें जान लेते हैं, बहुत हिस्ट्री नहीं पढ़नी है। हुकर केमिकल ने एक लैंड खरीदी 1942 में, ठीक है, और उस कंपनी ने इस लव कैनाल के अंदर 21,000 टन हैजार्डियस केमिकल वेस्ट डाल दिया, ठीक है ना, जो कार्सिनोजेनिक था, जैसे बेंजीन था, डाइऑक्सिन था और दूसरे अलग भी बहुत सारे केमिकल थे जो इसमें डाले गए। ठीक है, तो आगे इसमें ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, डाले गए और इसमें बहुत से अलग केमिकल भी डाले गए। और क्या हुआ 1978 में, फिर 1978 में क्या गया, क्योंकि लव कैनाल में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो चुका था। इस पोल्यूशन की वजह से आपको पता है बहुत ग्राउंड वाटर है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो चुका था। तो 1978 में प्रेसिडेंट कार्टर ने डिक्लेयर किया स्टेट इमरजेंसी एट लव कैनाल। लव कैनाल पे क्या उन्होंने डिक्लेयर किया? स्टेट इमरजेंसी। क्या किया? स्टेट इमरजेंसी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। ठीक है ना, ये थोड़ी थोड़ी बेसिक बातें हैं, ध्यान रखना, आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है कि लव कैनाल जो डिजास्टर है वो मेनली किस चीज़ को पोल्यूट किया? ग्राउंड वाटर को। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। और फिर क्या हुआ? क्लीन अप ऑफ लव कैनाल विच वाज फंडेड बाय सुपर फंड एंड कम्प्लीटली फिनिश इन 2004। 2004 में इसको कम्प्लीटली फिनिश कर दिया गया, यानी कि क्लीन अप किया गया लव कैनाल को, जो फंडेड बाय किस? सुपर फंड, एंड कम्प्लीटली कब फिनिश कर दिया गया? 2004 को। तो ये जो ईयर्स होती हैं ये याद रखना है। जैसे हमने बात करी कि यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी भी लगा दी गई थी, सॉरी, इस कैनाल पे कि ये बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो चुकी है, स्टेट इमरजेंसी लगा दी गई थी लव कैनाल पे। तो प्रेसिडेंट कौन थे 1978 में? कार्टर थे। तो ये बेसिक सी बातें हैं, आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, बहुत बेसिक बातें हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आगे हम बात करें, जैसे भोपाल गैस डिजास्टर है, तो इनकी ईयर मैं आपको बार बार कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हिस्ट्री जाके पढ़ने की कोशिश मत करना कि एक एक चीज़ आप पढ़ रहे हो। मेरे हिसाब से जो हम बात कर रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं, ठीक है, और आपकी मर्जी है आप कितना वो ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, ये मोर देन सफिशिएंट होता है। भोपाल गैस डिजास्टर की बात करें तो ये कब हुआ? दिसंबर 2 1984 में हुआ, 2 दिसंबर की रात को। तो 2-3 दिसंबर लिख देते हैं, 2 और 3 दिसंबर 1984 को हुआ। और इसमें MIC निकला, इसका नाम है मेथाइल आइसोसाइनेट, जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और बहुत खतरनाक था ये, ठीक है ना। और ये यूनियन कार्बाइड थी, जो एक पेस्टिसाइड फैक्ट्री थी, वहाँ से निकला, जो बहुत खतरनाक था और बहुत बुरा डिजास्टर था, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? और बुरा देखो आप कितना बुरा था,
कितना बुरा था आपको भी पता लगेगा। इंडियाज़ मेजर इंडस्ट्रियल डिजास्टर था ये। इसमें एटलीस्ट 30 टन ऑफ मेथाइल आइसोसाइड गैस है वो लगभग 15,000 लोग इसमें मारे गए, और 6 लाख से ज़्यादा लोग क्या हो गए इसमें वर्कर है वो अफेक्ट हुए। तो देखो कितना है, कितना खतरनाक रहा है, समझ रहे हो। तो ये वर्ल्ड्स वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर है, बहुत खतरनाक डिजास्टर रहा है, ठीक है। इतना कुछ हुआ है, ठीक है। समझ में आई बात। तो इसकी ईयर भी याद रखनी है और किसकी वजह से हुआ ये भी ध्यान रखना है। एक कार्बोनिल डिजास्टर है, और ये कार्बोनिल डिजास्टर एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट था, ये आपको ध्यान रखना है। क्या था ये? न्यूक्लियर एक्सीडेंट था, और वो ये कब हुआ? सैटरडे 26 अप्रैल 1986 को हुआ, ठीक है। ये ध्यान रखना है। और ये कहाँ हुआ? जो सिटी ऑफ पेरिपत इन नॉर्थ ऑफ द यूक्रेनियन एसएसआर, यहाँ पे हुआ ये, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आपको पता है ये मैच करने के लिए आ जाता है या ईयर के साथ कि कौन सा पहले क्रोनोलॉजिकली सेट करना आ जाता है, या ये पूछ लिया जाता है कि ये डिजास्टर किस चीज़ से रिलेटेड था। जैसे कार्बोनिल डिजास्टर, तो आप कहोगे न्यूक्लियर एक्सीडेंट था, ये आपको याद रखना है और ईयर भी याद रखना है। और ये कहाँ पे हुआ ये थोड़ी बात, 3 बातें ही होती है मैक्सिमम याद रखने की। ये डिजास्टर किससे संबंधित है, कब हुआ और कहाँ हुआ। अगर ये चीज़ें आपको याद होती हैं तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ें हो जाती है, अटेम्प्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो आगे क्या है, आगे अपना है एक और डिजास्टर की बात करें तो वो है फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर डिजास्टर है ये। और ये आपको नाम से ही पता लग रहा है ये जापान में है, ठीक है ना। और नाम ही बता रहा है कि एक न्यूक्लियर डिजास्टर था, और ये कब हुआ? 2011 में हुआ, ठीक है, 2011 में हुआ। तो ये कुछ बातें थी फ्रेंड्स, ठीक है। बेसिक बातें हैं, बहुत ज़्यादा कोई टफ चीज़ें नहीं हैं, बहुत बेसिक सी बातें हैं। इनको आपको पता है क्या करना है। जितने भी आपको ये डिजास्टर वगैरह दिए हुए हैं, जितनी भी बातें दी हुई हैं, उनका आपको तो एक तो ईयर याद रखना है कि कौन से ईयर में हुआ, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। और एक आपको ये याद रखना है कि इस ईयर में तो ये हुआ, कहाँ पे हुआ ये याद रखना है, और इस डिजास्टर से क्या चीज़ रिलीज़ हुई ये भी याद रखना है, या कौन सा केमिकल रिलीज हुआ इस तरह का, या फिर ये डिजास्टर किस से रिलेटेड है। जैसे लव कैनाल की बात करें तो ग्राउंड वाटर से है, कार्बोनिल से बात करें तो न्यूक्लियर डिजास्टर से। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, यहीं से बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं। और इस वीडियो में जो गृह रेटिंग की बात करी है, ग्रीन बिल्डिंग की बात करी है, वहाँ से भी यूजीसी नेट क्वेश्चन पूछती है। तो सारी चीज़ें चित्त को रिलैक्स करके, मन को शांत करके 2 बार वीडियो को सुनोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। 1-2 बार करना पड़ता है समझने के लिए, थोड़ा धैर्य रखना होता है, पेशेंस रखें आप, घबराने की जरूरत नहीं है, सब बहुत अच्छा होगा। बेसिक को पकड़ के चलें, फिर एडवांस की तरफ चलें, सब बहुत अच्छा होगा। ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, प्लीज़ अपने आप में पेशेंस रखें, सब बहुत बढ़िया हो जाएगा। घबराए नहीं, अच्छे से चित्त को, मन को रिलैक्स रखें, शांति बनाए रखें, ठीक है, मन में, दिमाग में। और इससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है, जो कंपलसरी पेपर है, उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और पेपर 2 अगर किसी का इन्वायरमेंटल साइंस है, कोड नंबर 89, तो उसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।